एर्दोवान के खलीफा बनने का सपना होगा अब चकनाचूर। भारत के एक साइन से तुर्की की अर्थव्यवस्था में भूचाल। चीन और पाकिस्तान तो पहले ही थे पस्त। अब भारत के आर्थिक ब्रह्मास्त्र से तुर्की का भी होगा गेम ओवर। यूरोप के बाजार पर होगा अब सिर्फ हिंदुस्तान का राज। तुर्की की फैक्ट्रियों में लटकेंगे ताले और सड़कों पर उतरेगी भीड़। बिना गोली चलाए भारत ने लिया बदला। कश्मीर पर जहर उगलने वाले तुर्की को अब अपनी ही दवा का स्वाद चखना होगा। कस्टम यूनियन की जिस ढाल पर था तुर्की को गुमान, वही अब भारत की एंट्री से बनेगी उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह। दोस्तों, शतरंज की बिसात पर जब वजीर चाल चलता है तो प्यादे अपने आप पिट जाते हैं, लेकिन इस बार भारत ने जो चाल चली है उसने दुनिया के नक्शे पर एक ऐसे देश को चेकमेट कर दिया है जो कल तक भारत के खिलाफ जहर उगलने में सबसे आगे खड़ा था। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के उस बड़े भाई की जो खुद को मुस्लिम दुनिया का मसीहा और नया सुल्तान समझने की गलती कर बैठा था। जी हाँ, तुर्की। जब हम और आप चीन की चालबाजियों और पाकिस्तान की हरकतों पर नजर गड़ाए बैठे थे, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक ऐसी फाइल तैयार हो रही थी जिसने अंकारा की नींव हिला दी है। ये खबर किसी बम धमाके से कम नहीं है। भारत और यूरोप के बीच एक ऐसा समझौता होने जा रहा है जो सिर्फ व्यापारिक डील नहीं है, बल्कि एक कूटनीतिक मौत का फरमान है तुर्की के लिए। सोचिए, एक तरफ यूरोप के 27 देश हैं, दूसरी तरफ 140 करोड़ भारतीयों का विशाल बाजार, और बीच में पिस रहा है तुर्की। जो डील भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की रफ्तार देगी, वही डील तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दन के अहंकार को मिट्टी में मिला देगी। आखिर ऐसा क्या लिखा है उस कागज में कि तुर्की के पसीने छूट रहे हैं? कैसे यूरोप का कस्टम यूनियन तुर्की के गले की फांस बन गया है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उन सवालों को टटोलते हैं जो इस वक्त हर रक्षा विशेषज्ञों के दिमाग में घूम रहे हैं। आखिर भारत और यूरोप की दोस्ती तुर्की के लिए काल क्यों बन गई है? क्या भारत का सामान अब बिना टैक्स के तुर्की के बाजारों में भी बाढ़ की तरह घुस जाएगा? तुर्की की वो कौन सी कानूनी मजबूरी है जिसके चलते वो चाहकर भी भारत को रोक नहीं पाएगा? क्या ये भारत का बदला है उस हर बयान का जो तुर्की ने कश्मीर के खिलाफ दिया था? यूरोप, जिसे तुर्की अपना दोस्त मानता था, उसने भारत के लिए तुर्की को धोखा क्यों दिया? इन सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं उस मेगा डील से जिसकी गूंज ब्रुसेल्स से लेकर नई दिल्ली तक सुनाई दे रही है। भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा समझौता है जिसके तहत भारत अपना सामान, चाहे वो कपड़े हों, गाड़ियां हों, मशीनें हों या अनाज, यूरोप के बाजारों में बिना किसी कस्टम ड्यूटी, टैक्स के बेच सकेगा। ये भारत के लिए तो लॉटरी लगने जैसा है, लेकिन तुर्की के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। क्यों? क्योंकि तुर्की का यूरोप के साथ एक पुराना समझौता है जिसे कस्टम यूनियन कहते हैं, और यही वो पेच है जहां भारत ने तुर्की को फंसा लिया है। तुर्की यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, लेकिन व्यापार के लिए उसने यूरोप के साथ अपने दरवाजे पूरी तरह खोल रखे हैं। नियम यह कहता है कि अगर यूरोप किसी तीसरे देश जैसे कि भारत के साथ फ्री ट्रेड डील साइन करता है तो तुर्की को भी मजबूरन अपने दरवाजे उस तीसरे देश के लिए खोलने पड़ेंगे। मतलब यह है कि भारत का माल यूरोप जाएगा जीरो टैक्स पर, और उसी रास्ते से वही भारतीय माल तुर्की के बाजारों में भी दाखिल हो जाएगा, वो भी बिना किसी टैक्स के। लेकिन ठहरिए, असली खेला तो अब शुरू होता है। इस नियम में एक बहुत बड़ी खामी है जो तुर्की को बर्बाद कर देगी। तुर्की को भारतीय माल के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे, लेकिन भारत के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो तुर्की के माल को अपने यहाँ बिना टैक्स के आने दे। इसे ऐसे समझिए, तुर्की का बाजार भारत के लिए तो फ्री हो जाएगा, लेकिन भारतीय बाजार तुर्की के लिए लॉक रहेगा। ये एक तरफा मार है। भारत का सस्ता और हाई क्वालिटी सामान तुर्की के बाजारों में भर जाएगा। तुर्की की अपनी फैक्ट्रियां जो पहले ही महंगाई और गिरती करेंसी से जूझ रही हैं, वो भारतीय सामान के सामने टिक ही नहीं पाएंगी। तुर्की का कपड़ा उद्योग, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वो भारत के टेक्सटाइल के सामने घुटने टेक देगा। जब तुर्की के लोग भारत का सस्ता कपड़ा खरीदेंगे तो तुर्की की अपनी मिलें बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था गिरेगी और एर्दन की सत्ता हिलेगी। ये वो कूटनीतिक चक्रव्यूह है जिसे भेदना अब तुर्की के बस की बात नहीं रही। अब जरा फ्लैशबैक में चलिए, याद कीजिए पिछले कुछ सालों को। जब भी पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र UN में कश्मीर का राग अलापता था तो उसके सुर में सुर मिलाने वाला इकलौता बड़ा देश कौन होता था? तुर्की।
रजब तैयब एर्दोवान ने कई बार भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की। उन्होंने पाकिस्तान को हथियार दिए, ड्रोन दिए और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ लॉबिंग की। तब हम चुप थे, हमने कोई शोर नहीं मचाया, कोई धमकी नहीं दी, हम बस अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाने में लगे रहे। और आज 2026 में भारत ने उसका जवाब दिया है, बिना एक भी बयान जारी किए। चाणक्य ने कहा था कि दुश्मन को वहां चोट पहुंचाओ जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो, उसकी जेब पर। ये डील वही चोट है। तुर्की को लगता था कि उसकी भौगोलिक स्थिति और यूरोप के साथ उसके रिश्ते उसे बचा लेंगे, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि नया भारत अपनी शर्तों पर दुनिया को झुकाता है। यूरोप आज चीन से परेशान है, उसे एक भरोसेमंद साथी चाहिए और वो साथी भारत है। यूरोप को भारत का बाजार चाहिए, इसलिए वो तुर्की की आपत्तियों को दरकिनार कर भारत के साथ हाथ मिला रहा है। तुर्की चिल्ला रहा है, विरोध कर रहा है, कह रहा है कि ये डील उसके साथ धोखा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी का मास्टर क्लास है। हमने तुर्की को सीधे तौर पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन यूरोप के कंधे पर बंदूक रखकर ऐसा निशाना लगाया है कि तुर्की चारों खाने चित हो गया है। तुर्की को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान होने वाला है। जो कस्टम ड्यूटी उसे मिलनी चाहिए थी वो खत्म हो जाएगी। उसके अपने उद्योगपति अब अपनी सरकार को कोस रहे हैं। ये वही तुर्की है जो भारत को मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाता था। आज वो खुद अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भीख मांग रहा है। पाकिस्तान जो खुद दाने दाने को मोहताज है, वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये दोस्ती अब दोनों के लिए बोझ बन गई है। भारत ने साबित कर दिया है कि आज के दौर में असली ताकत परमाणु बम नहीं, बल्कि आपकी अर्थव्यवस्था और बाजार की ताकत है। इस पूरी कहानी में सिर्फ तुर्की ही नहीं पिस रहा, बल्कि दुनिया के दो सबसे बड़े चौधरी चीन और अमेरिका भी भारत की इस चाल को देखकर हैरान है। चीन अब तक यूरोप को अपना डंपिंग ग्राउंड समझता था। चीन का सस्ता माल यूरोप और वहां से तुर्की जाता था, लेकिन भारत की एंट्री से चीन का ये खेल भी बिगड़ने वाला है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग लागत अब चीन के बराबर या उससे कम हो रही है और क्वालिटी उससे बेहतर। जब यूरोप को भारत से बिना टैक्स का सामान मिलेगा तो वो चीन से माल क्यों खरीदेगा? खासकर टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में भारत चीन को कड़ी टक्कर देगा। तुर्की जो खुद को टेक्सटाइल का हब मानता था, वो अब भारत और चीन की इस लड़ाई में कहीं का नहीं रहेगा। तुर्की की कोशिश थी कि वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फायदा उठाए, लेकिन भारत यूरोप डील ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया है। उधर अमेरिका भी इस घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देख रहा है। अमेरिका और तुर्की के रिश्ते पहले ही F-35 फाइटर जेट और S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर खराब चल रहे हैं। ऐसे में भारत का तुर्की को कमजोर करना अमेरिका के लिए भी फायदेमंद है, इसलिए अमेरिका भी चुपचाप इस तमाशे का मजा ले रहा है। भारत ने एक तीर से तीन शिकार किए हैं। पहला, यूरोप के साथ व्यापार बढ़ाकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। दूसरा, चीन के लिए यूरोप के बाजार को मुश्किल बना दिया। तीसरा, अपने कट्टर विरोधी तुर्की को आर्थिक रूप से अपाहिज बना दिया। ये जियोपॉलिटिक्स का वो लेवल है जहां जज्बात नहीं, सिर्फ दिमाग चलता है। तुर्की अब एक ऐसे जाल में फंसा है जिससे निकलने के लिए उसे या तो यूरोप से अपना पुराना समझौता तोड़ना पड़ेगा, जो वो कर नहीं सकता क्योंकि उसकी आधी अर्थव्यवस्था यूरोप पर टिकी है, या फिर चुपचाप अपनी बर्बादी का तमाशा देखना पड़ेगा। भारत ने उसे सांप छछूंदर वाली हालत में ला खड़ा किया है। अब नजर डालते हैं आने वाले कल पर। यह डील सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये 2026 और उसके बाद के भारत की तस्वीर है। ये बताता है कि भारत अब दुनिया के नियमों का पालन करने वाला नहीं, बल्कि नियम बनाने वाला देश बन रहा है। तुर्की जैसे देश जो धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति करते थे, उन्हें ये समझ आ गया है कि भारत से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तुर्की का लीरा मुद्दा पहले ही रसातल में है। महंगाई आसमान छू रही है और अब भारतीय सामान की बाढ़ उसे पूरी तरह डुबो देगी। आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारतीय कंपनियां तुर्की की कंपनियों का अधिग्रहण करेंगी। हो सकता है कि कल को इस्तांबुल की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां और लोगों के बदन पर सजे कपड़े मेड इन इंडिया हों। ये सिर्फ व्यापारिक जीत नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत भी है। जो देश हमें आंख दिखाता था, अब वो हमारे बनाए सामान का उपभोक्ता बनकर रह जाएगा। ये भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे आक्रामक रूप है। हमें यह भी समझना होगा कि ये जीत रातों रात नहीं मिली है। ये सालों की तपस्या, मजबूत नेतृत्व और सही समय पर सही फैसले लेने का नतीजा है। भारत के व्यापारियों, स्टार्टअप्स और उद्योगपतियों के लिए अब पूरा यूरोप और उसके रास्ते पूरा यूरेशिया खुलने वाला है। हम अब लोकल नहीं रहे, हम सही मायनों में ग्लोबल हो रहे हैं। तुर्की का रोना धोना अब शुरू हो चुका है, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, जो गड्ढा तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए खोदने की कोशिश की थी, आज वो खुद उसी में गिर चुका है। भारत यूरोप डील तुर्की के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रही है।
एर्दवान की हैकड़ी अब निकल जाएगी जब उनके देश का खजाना खाली होगा और बाजार पर भारत का कब्जा होगा। ये है न्यू इंडिया, जो घर में घुसकर मारता भी है और 7 समंदर पार बैठकर दुश्मन की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर भी ले आता है। तुर्की की बर्बादी की ये स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस अब उस पर सरकारी मोहर लगनी बाकी है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक शांत दिखने वाला देश अपनी कूटनीति से बड़े बड़ों को धूल चटा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या तुर्की अब भारत से माफी मांगकर समझौते की भीख मांगेगा या फिर वो अपनी बर्बादी के रास्ते पर ही चलता रहेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर एक कमेंट हमारे लिए मायने रखता है।